मुझे पता है बहुत दिन लेट हो चुका है, पर मुझे स्ट्राइक आया था और गाइडलाइन स्ट्राइक के बाद 7 दिन के लिए मेरा पोस्ट करना या फिर वीडियो अपलोड करना सब कुछ बैन था। पर आगे से कोशिश करूंगा सारे वीडियोस बहुत जल्दी लाने की। और हाँ, आप लोगों के लिए अनाउंसमेंट, जो भी सोलो लेवलिंग देखना चाहते हो वो मैंने एक दूसरा चैनल ओपन किया है उसके लिए, क्योंकि इस चैनल को मैं रिस्क पे नहीं डालने वाला। तो अगर आपको सोलो लेवलिंग देखना है आप उस चैनल को जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसमें सारे वीडियोस आगे के लिए कंटिन्यू होंगे। एपिसोड के शुरू में हम बच्चों को खेलते हुए देखते हैं। वहीं पे कुछ मेड तभी चौंकती है सामने देख के, क्योंकि सामने आर्थर और कैथलीन थी। दोनों बातें करते हुए आ रहे हैं। आर्थर यहाँ पे कैथलीन की खबर लेने लगता है और कैथलीन भी उससे अच्छी तरह से बातें करने लगता है। कैथलीन की बातें सुन के ऐसा लगता है जैसे कि वो पहले से बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो चुकी है। यहाँ तक कि बातों बातों में वो बता देती है कि वो खुद आर्थर से लड़ने आना चाहती थी, पर तभी वो खुद को रोक लेती है। आर्थर ये सुन के उसकी मजे लेने की कोशिश करता है, पर वो अपनी बातें छुपा के आगे जाने लगता है। आर्थर अब सोचता है, हाँ प्रिंसेस वो सच में अब बदल चुकी है, पर अगर मैं उसे जैसे मैं जानता हूँ वैसे नहीं जानता तो मैं समझता कि वो कितनी एरोगेंट है। कैथलीन पीछे देखते हुए कहती है, क्या सब कुछ ठीक है आर्थर? आर्थर कहता है, हाँ बिल्कुल। और तभी कैथलीन उसकी फुटस्टेप्स के बारे में कहती है कि वो कितनी साइलेंट है। इस बात पे आर्थर भी कहता है, मैं अपने बारे में क्या बताऊं, तुम्हारी फुटस्टेप वो भी बहुत बहुत ज्यादा साइलेंट है। इस बारे में वो कहती है, ओह मॉम हमेशा इस बारे में चिंता करती है और वो मुझे और भाई को इस बारे में हमेशा सिखाती है। और तभी आर्थर एली के बारे में कहती है कि उसे भी ऐसा सिखाया तो जाता है, पर वो ऐसा कुछ भी नहीं सीखती। और ये सुन के अब वो दोनों एली के बारे में बातें करने लगते हैं। आर्थर कहता है कि वो एली से कभी ना कभी उसे मिलाएगा जरूर। और तभी आर्थर यहाँ पे हेस्टर के बारे में पूछता है। उसने तो उसे पहले कभी नहीं देखा, पर कैथलीन कहती है कि वो उसकी गार्ड है और ऐसा नहीं कि जब वो स्कूल में थी तब उसके साथ वो था। और यही पे आर्थर को पता चलता है ये जो सारे एल्डर्स है ये एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं। यहाँ तक कि पहले जब एल्व्स और ह्यूमन के बीच लड़ाई हुआ था, वॉर हुआ था, तब ये सब लड़े थे। ये सुन के आर्थर को समझ आता है क्यों वो लोग इतनी अच्छी तरह से फाइट कर रहे थे। पर तभी यहाँ पे आर्थर उसके अकेले रहने के बारे में पूछता है, पर तभी कैथलीन उसे फिनिक्स का वही पेंडेंट दिखाता है। ये देख के आर्थर को भी उसकी बहन और माँ की बात याद आता है जिनको उसने यही गिफ्ट करा था, और वो इसका नाम भी लेता है। ये सुन के कैथलीन बहुत ज्यादा चौंकती है और ऐसे ही बातें करने के बाद कैथलीन का रूम आता है। वो दोनों एक दूसरे को बाय कहते हैं। या फिर हम कैथलीन को देख के समझ पाते हैं कि वो आर्थर को कितना ज्यादा लाइक करती है, पर वो बता नहीं पाती। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें शायद एल्व्स के कैद खाना में दिखाया जाता है। वहीं पे हम मीका को बैठे हुए देखते हैं। वो सो रही थी। तभी वहाँ पे उससे मिलने के लिए आर्थर आता है। कहता है, आई एम सॉरी मीका, मुझे और जल्दी आ जाना चाहिए था तुमसे मिलने के लिए। और यहाँ पे आर्थर अब नरेट करता है कि वो उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाई। जब तक वो कुछ करती तब तक मीका ऑलरेडी अंदर थी। पर हाँ, यहाँ पे वो कभी कभी मीका से ग्रेविटी मैजिक सीखता है। और ऐसे ही कुछ देर बातें और ट्रेनिंग करने के बाद आर्थर उसे बाय कह के बाहर से निकल जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है, हम आर्थर को उसके रूम पे देखते हैं। उसके हाथ में वही ऊँटों का हॉर्न था। उसे पता है वो नॉर्मली किसी की ऐसे ही मदद नहीं कर सकता। तभी वहाँ पे हम सिल्वी को देखते हैं। वो कहता है, क्या तुमने अच्छे से रेस्ट किया? वो कहती है, हाँ ऐसा लग रही है मैं बहुत नॉर्मल हो चुकी हूँ। और तभी वो उन हॉर्न्स को देख के कहती है कि इनके अंदर बहुत ज़्यादा माना है, क्या ये सच में हमारे लिए सेफ है उस सीट पर विश्वास करना? आर्थर कहता है, देखो हमारे पास कोई रास्ता नहीं, और वैसे भी सीरीज वो अगर चाहती तभी मुझे मार सकती थी, और इसी वजह से मुझे नहीं लगता इसे इस्तेमाल करना अभी हमारे लिए कुछ मुश्किल होगा। और तभी वो उसे भी एक टुकड़ा देता है, पर पहले सिल्वी डरती है। सिल्वी कहती है कि वो उतनी जल्दी अपने आप को अवेकन नहीं कराना चाहती, क्योंकि अगर वो फुल्ली असुरा बन गई तो ट्रीटी के अनुसार वो आर्थर की मदद नहीं कर पाएगी। ये सुन के आर्थर कहता है, नहीं सिल्वी, तुम लगभग मर गए थे, मुझे नहीं पता और आगे क्या होने वाला है। और तभी वो दोनों मेडिटेशन करना चालू करते हैं। आर्थर ध्यान लगाने की कोशिश तो करता है, पर उसे कुछ भी फील नहीं हो रहा था। इस तरफ हम देखते हैं सिल्वी लगभग उस हॉर्न की माना को एब्जॉर्ब करना चालू कर भी चुका था। उसका वो हॉर्न वो ग्लो हो रहा था। और तब आर्थर भी चालू करता है, उसकी हॉर्न भी वो ग्लो होने लगता है। और तभी उसे दर्द महसूस होता है अपने उसी हाथों पे। वो हाथों की तरफ देखता है, ये उसका कोर और उसके हाथों में जो एक्रोलाइट था उसके वजह से। और तभी वो सोचता है, ये एक्रोलाइट ये सच में बहुत ज़्यादा अनोइंग है, ये स्टूपिड वेपन, अच्छा होगा कि ये अगर बेहतर हो। सीन शिफ्ट होता है,
हमें फिर से आर्थर की पास्ट के सीन दिखाया जाता है। हम ग्रे के सामने उसी बंदे को देखते हैं। उनका फाइट चालू होता है। वो बंदा ग्रे के ऊपर जैसे कि टूट पड़ता है, एक के बाद एक हमला करने लगता है, पर ग्रे देखने लगता है उसकी की पूल को। उसका की ग्रे से बेहतर है और इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा संभल के उसके साथ फाइट कर रहा है, पर वो बंदा रुकता ही नहीं, एक के बाद एक हमला उसके ऊपर करते जा रहा है। और तभी ग्रे को एक मौका मिलता है और वो तेजी से उसके ऊपर एक हमला करता है और सीधा उसके छाती पे वार करता है। वो वहीं पे गिर जाता है और फिर से हमला करने के लिए आगे आता, पर वो इंस्ट्रक्टर वो इस मैच को वहीं पे ओवर कर देता है। वो बंदा चिल्लाने लगता है कि वो अब भी लड़ सकता है, पर वो बंदा कहता है तुम समझे नहीं, ये मैच ऑलरेडी ओवर हो चुका है। पर वो बंदा कहता है उसने बस मेरे ऊपर एक ब्लो मारा था, एक लकी ब्लो था। पर इंस्ट्रक्टर वो समझाता है वो लकी ब्लो तुम्हारे लगभग 1 मिनट 8 सेकेंड्स बाद आया, उसके अंदर तुमने उसके ऊपर एक हिट भी नहीं करा। ये सुन के गुस्से में वो बंदा आगे जाने लगता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, ग्रे खा रहा था और तभी वहीं पे निको और सेसिलिया आती है। वो दोनों उससे बात करने लगते हैं जैसे कि उनका ट्रेनिंग कैसा चल रहा है और वो लोग अपने अपने ट्रेनिंग में कैसा कर रहे हैं। पर यहाँ पे सभी हंस के बात कर रहे थे। ये देख के ग्रे सोचता है मुझे पता है निको का रेजिलियंस वो बहुत पहले ही उस मौत को बुला चुका है, पर मैं नहीं। और अब बातों बातों में उनका जो स्कूल है वो रेगुलर यानी वो सब अब एक साथ होने वाले हैं। इससे निको बहुत ज़्यादा खुश होता है और अब बातों बातों में निको को पता चलता है कि वो सब एक साथ एक ही स्कूल में शायद होने वाले हैं। इससे वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। पर तभी ग्रे कहता है ओके सब कुछ तो सही है, पर हमें केयरफुल रहना होगा। हमें अब तक ये नहीं पता सिसिलिया के पीछे कौन थे। पर निको उसे चिल रहने के लिए कहता है और खाना शुरू करता है। सीन शिफ्ट होता है, अब वो लोग अपने अपने रिजल्ट देखने के लिए आगे जा रहे थे। पर तभी सिसिलिया वो कहती है वैसे ग्रे तुम लोगों के मार्शल में 5 डिविजन्स क्यों है? ग्रे उसका जवाब देता उससे पहले ही निको टोक देता है और ऐसे ही करते करते वो लोग रिजल्ट बोर्ड की तरफ आते हैं और वहीं पे निको ग्रे को धक्का मारता है। और अब वो लोग एक एक करके अपने रिजल्ट देखते हैं। निको डिवीजन 1 क्लास 1 में है, इस तरफ सिसिलिया डिवीजन 2 क्लास 4 में। और तब ग्रे अपना नाम ढूंढने लगता है और जब उसे वो मिलता है वो पूरी तरह से शॉक होता है क्योंकि वो डिवीजन 4 क्लास 1 में गया है और अब उसका टारगेट उससे और ज़्यादा दूर जा चुका है। और तभी सीन शिफ्ट होता है, आर्थर को देखते हैं। वो नींद से उठता है, सिल्वी उसका ऊपर था। वो पूछती है फिर से आर्थर? फिर से क्या? वही सपना जो तुम्हारे पास्ट लाइफ में हुआ था? आर्थर कहता है नहीं सिल्वी, चिंता मत करो, अपने ट्रेनिंग पे फोकस करो। और यह कह के वो बाहर से निकल जाता है। पर सिल्वी को सब कुछ पता था, वो बहुत ज़्यादा दुखी था। तभी सीन शिफ्ट होता है, आर्थर के साथ हम वेरियन को देखते हैं। आर्थर सोच रहा था पता नहीं क्यों मुझे बार बार पिछले जन्म के सपने आ रहे हैं। वहीं पे विरय बताता है एलानिस के बारे में। आर्थर पूछता है कि उससे आखिर पर्सनल अटेंडेंट क्यों लगाया गया है। और ये सुन के वेरियन बताता है वो लेंसेस के साथ ही रहता था और उन्हें लगा कि वो आर्थर की ग्रोथ के लिए, उसकी ट्रेनिंग के लिए बहुत अच्छा है। वो एक नर्स है और उसकी डेविएंट मैजिक कुछ ऐसा है जिसके बारे में वेरियन ने कभी सोचा नहीं था। वो लेंसेस को देखते ही समझ जाती थी कि उनकी माना फ्लो सबसे ज़्यादा कमज़ोर कहाँ है और उसकी वजह से बाकी सब कोई अपने आप को ताकतवर बना सकते थे। और इसी वजह से वेरियन ने आर्थर के अटेंडेंट के रूप में उसे बनाया है। तभी वो उसके पास आती है और उसके नेक्स्ट वीक के ट्रेनिंग शेड्यूल उसे देती है। वो देख के आर्थर पूछता है ये क्या, पहले 2 हफ्ते सिर्फ 1-on-1? इसका क्या मतलब है? वो आर्थर को समझाती है कि उसे अब फ्लेक्सिबल ट्रेनिंग की ज़रूरत है जिसमें वो अपने आप को और ज़्यादा फ्लेक्सिबल और ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल बना पाए। और तभी वो आर्थर को ट्रेनिंग शुरू करने के लिए कहती है, पर उससे पहले वो उसे बता देती है कि चारों में से कोई भी कभी भी उसके ऊपर हमला कर सकता है, पर वो लोग अकेले अकेले हमला करेंगे। और उसके बाद आर्थर के जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं उनमें से एक एक एलिमेंट कभी कभी काम करना बंद कर देंगे और इस सब को संभालने के बाद ही आर्थर को आगे बढ़ना होगा। ये सब सुन के आर्थर तैयार होता है और कहता है तो बताओ कौन मेरे अगेंस्ट? पर वो और कुछ कहता, तभी हम देखते हैं अर्थ मैजिक के द्वारा उसे ऊपर उड़ा दिया जाता है और उसके सबसे पहला ओपोनेंट है बोहुड, जो कि उसके ऊपर हमला करने के लिए तैयार है और कहता है आर्थर माय डियर कम टू पापा।
और तभी आर्थर अपने फायर और इलेक्ट्रिसिटी के साथ हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी उसके पैरों के नीचे का जमीन वो अलग सा हो जाता है। बहुड उसके ऊपर अब एक साथ कई सारे पत्थर जैसे कुछ से हमला करता है। वो किसी तरीके से अपने आप को बचाते हुए उसके ऊपर बर्फ से हमला करता है, उसके पैरों को जमा देता है। पर बहुड वो अर्थ मैजिक में बहुत ज्यादा माहिर था और इसी वजह से वो कई सारे कांटेदार स्पाइक्स तैयार करता है और अपने आप को ही उड़ा लेता है। आर्थर भी उसके अटैक्स को डॉच करता है और सोचने लगता है, हाँ ये मुझे मानना पड़ेगा, वो जैसे अर्थ को शेप देता है वो बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल है। पर वो भी अपने विंड और जो भी उसके पास ताकत है सब कुछ से एक साथ एक के बाद एक उसके ऊपर हमला कर रहा है। इस तरफ ये देख के एमिली और अमीरा दोनों बहुत ज़्यादा शॉक हो रहे थे। आर्थर भी उसके ऊपर हमला कर रहा था और उसके बाद उसके हमले को डॉज भी कर रहा था। पर तभी देखते हैं बहुड अपने अर्थ मैजिक के द्वारा उसे बहुत ऊपर फेंकता है। आर्थर ये देख के सोचता है फिर से नहीं, पर तभी पीछे से ब्लू फ्लेम से हमला होता है। आर्थर पीछे देख के डर जाता है और वो किसी तरीके से उन फ्लेम्स को अपने आइस के द्वारा रोकता है। पर वहाँ पे अब हेस्टर थी उससे मुकाबला करने के लिए, वो आगे आती है। इस तरफ बहुड को देखते हैं, वो और लड़ना चाहता था पर अब हेस्टर वो अपने फायर मैजिक के साथ तैयार थी। आर्थर सोचता है अगर मैं अपने रेलम हार्ट को यूज कर सकता तो इसके मैजिक को मैं फील कर सकता, पर अभी भी मैं महसूस कर सकता हूँ उसकी एनर्जी को। और तभी हेस्टर वहाँ पे खतरनाक एक ब्लास्ट करती है जिसकी वजह से चारों तरफ फॉग और फॉग था। आर्थर किसी तरीके से विंड मैजिक की मदद से उन सारे फॉग को रोकता, पर तभी हेस्टर कुछ अजीब एंजल जैसा रूप लेती है। उसकी ब्लू फ्लेम से उसके चारों तरफ पंख जैसा हो जाता है। आर्थर उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे आता, पर तभी वो चौंकता है क्योंकि उसके पीछे उसके ऊपर बहुत खतरनाक एरो जैसा कुछ था। वो डर के पीछे देखता है, वो उसके ऊपर हमला करता, पर आर्थर भी किसी तरीके से उसे रोक देता है। हेस्टर उसके ऊपर बहुत खतरनाक हमला कर रही थी, पर आर्थर भी कम नहीं था, वो उसको रोक रहा था। पर हेस्टर का हमला कुछ अजीब सा ही था। बहुत सारे आग के गोले देखते हैं उसके अंदर। आर्थर को अब पता नहीं चल रहा था कि वो कहाँ है और वो अब बूट से सीखा हुआ हमला उस पर करता है। वो बहुत बड़े बड़े स्पाइक का यूज करता है जो कि उन सारे फायरबॉल को तोड़ने लगता है। बूट कहता है अरे ये तो अभी अभी मैंने यूज किया था, पर अब भी बहुत सारे फायरबॉल्स बाकी थे। आर्थर उन सारे फायरवॉल्स को देख के अब डर जाता है क्योंकि सभी मिलके अब उसके ऊपर हमला करने लगते हैं और अब आर्थर क्या करेगा वो समझ नहीं पा रहा है। इसी वजह से वो अर्थ को ही अपने ऊपर अपने आर्मर जैसा बना लेता है। ये देख के बहुड इम्प्रेस हो जाता है। आर्थर सोचता है आर्थर सोचो आर्थर तुम्हें क्या करना चाहिए। और तभी वो अपने विंड मैजिक से वहाँ पे हमला करता है। एमिली ये देख के कहती है तुम्हें क्या लगता है हमें क्या उसकी वाटर और आइस मैजिक को रेस्ट्रिक्ट करना नहीं चाहिए? कैमस कहता है नहीं, एक मेजर डिसएडवांटेज होगा उसके लिए और फिर वो आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की कोशिश करेगा। इस तरफ आर्थर की हालत खराब हो रहा था। हेस्टर की माना पुल बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव था। वो सोचता है क्या यही उसका फाइनल अटैक है। और तभी बहुत सारे फायर्स एक साथ उसके ऊपर हमला होता है, पर वो भी नहीं रुकता। हेस्टर पीछे से अब उसके ऊपर हमला करता, पर तभी आर्थर अर्थ मैजिक का यूज करता है और सीधा जमीन के नीचे चला आता है और उसके पीछे अपीयर होके सीधा उसके ऊपर पंच मारता है। हेस्टर किसी तरीके से उसकी अटैक को रोक तो देता है, पर वो बहुत दूर चला आता है और इस तरफ आर्थर एक बैरियर क्रिएट करता है जिसमें जाके वो सीधा टकराता है। मतलब यहाँ पे हेस्टर हार चुकी थी। ये देख के एमिली बहुत ज्यादा खुश होती है और तभी देखते हैं वहाँ पे वेरियन, एली और गिडियन आ चुके हैं। ओके, यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्किप करता हूँ क्योंकि ज़्यादा पार्ट कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे कि वो लोग आके एक दूसरे से बातें करते हैं, पर तभी वेरियन वो सबको बाहर जाने के लिए कहता है क्योंकि उसे आर्थर और एली से कुछ बात करनी थी। सब बाहर जाने के बाद वेरियन आर्थर और एली से कहता है आर्थर तुम्हें तो पता ही है जो बैकबेंड वर्ल्ड है हमें वहाँ पे सप्लाईज कितनी जल्दी पहुँचानी होती है और इसी वजह से वहाँ पे सब कुछ सेफ रखने के लिए हमने हमारे सबसे बेस्ट वॉरियर्स को वहाँ पे भेजा है। द ट्विन हॉर्न्स यानी तुम्हारे पेरेंट्स को वहाँ पे हमने ड्यूटी पे लगाया है। ये सुनते ही आर्थर और एली दोनों बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं, डर जाते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगला एपिसोड बहुत जल्दी आएगा। अगर आपको वो देखना है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और हाँ, मेरे दूसरे चैनल को सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड।